एक छोटे से जंगल में टुन्नू चिढ़ा नाम का एक चिढ़ा रहता था और कालू सेठ के यहाँ खेती बाड़ी का काम करता था। साहब, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेहरबानी करके मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं आपके यहाँ दिन और रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं टुन्नू, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। अगर तुमको पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे पास कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन साहब, तुमको पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखूं दूं। नहीं टुन्नू, तुम्हारे पास तुम्हारा एक खेत तो है। तुम उस खेत को मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है साहब, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए और मेहरबानी करके मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर कालू सेठ टुन्नू चिढ़ा को पैसे दे देता है। पैसे लेकर टुन्नू चिढ़ा वहां से उड़ जाता है। सेठ कालू कौवा बहुत ही लालची था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो, जो पक्षियों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसके पास बहुत सारे पक्षी काम करते थे। उसी गांव में एक मुन्ना नाम का चिड़ा रहता था, जो बहुत ही मेहनती था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो बहुत मेहनत करता था। अरे मुन्ना बेटा, थोड़ा बहुत आराम भी कर लो। तुम तो कितनी मेहनत करते हो। हाँ काका, पर मेहनत करे बिना तो कुछ होगा भी नहीं। हाँ मुन्ना बेटा, तुम्हारी इसी मेहनत की वजह से ही तुम इस छोटे से खेत में तिगुनी फसल लगा पाते हो। मुन्ना अपने बूढ़े माता पिता के साथ ही रहता था। मुन्ना के पिता की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुन्ना के सर पर ही थी। पिताजी, आज तो आपकी दवाई खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मेरे लिए दवाई ले आना। मुन्ना सुबह उठकर अपने पिता के लिए दवाइयां ले आता है। माँ, मैं पिताजी के लिए दवाई ले आया हूँ। आप पिताजी को दवाइयाँ समय से खिला देना। हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पिता को दवाइयाँ खिला दूंगी। माँ, आज तो मौसम कितना अच्छा है। मैं आज ही अपने खेत में बीज बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। मुन्ना तुरंत ही अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। मुन्ना, तुम्हारी तो हर साल इतनी अच्छी फसल होती है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी काले बादल आ जाते हैं। अरे मुन्ना भाई, ये अचानक से काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे लगता है आज तो बहुत ही जोर का तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर की तरह निकल जाते हैं। अरे मिट्ठू भाई, ठीक ठीक बोलो। अगर तूफान आ गया तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे हमारी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। वे दोनों इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और हवाओं के साथ जोर की बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत जोर की बारिश आ गई। भाई यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। वो दोनों जल्दी से एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। मिट्ठू भाई, यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। मुन्ना और मिट्ठू रोने लग जाते हैं। देखते ही देखते कुछ देर में ही सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? ए मेरे रब, ये तूने ये किया हो गया। अब तो सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? फिर मुन्ना अपने घर आता है और सारी बात अपने माता पिता को बताता है। बेटा तुम रो मत, अपने रब पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी सारी फसल तो नष्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे पिताजी? बेटा तुम चिंता मत करो, तुम कल अंक सेठ कालू कौवा के घर चले जाना, वह तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। अगले ही दिन मुन्ना सेठ कालू कौवे के पास जाता है। सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, दया करके मुझे किसी काम पर रख लीजिए। मुन्ना सेठ को अपनी कहानी सुनाता है। सेठ जानता था कि मुन्ना बहुत मेहनती पक्षी है। वह कम खेत में ही तिगुनी फसल उगा लेता है। यदि वह मुन्ना को काम पर रख लेगा तो उसे बहुत फायदा होगा। लेकिन कालू सेठ उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। हाँ हाँ मुन्ना, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुम अभी अपने घर वापस चले जाओ। जब मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप तो मेरी मजबूरी जानते हैं। मेरे पिता बहुत बीमार हैं।
यदि मुझे काम नहीं मिला तो मेरे माता पिता भूखों मर जाएंगे। मुझ पर तरस खाइए। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं दिन रात काम कर लूंगा। अरे कालू, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यही अच्छा मौका है। इससे कम पैसे में ज्यादा काम करवाने का। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम पर तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे तो सारे मजदूरों को 200 रुपए देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 100 रुपए ही दूंगा। अगर मंजूर है तो बोलो। दान या रब, क्या करूं? यहाँ पर काम करने के अलावा तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं 100 रुपए में ही काम कर लूंगा। अगले दिन से मुन्ना फसल लगाने लग जाता है और बहुत मेहनत करता है। कुछ दिन बाद अरे वाह, मुन्ना ने तो इस बार कितनी अच्छी फसल उगाई है। वैसे अब तो मुन्ना का कोई काम भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे आज की मजदूरी देकर काम से निकाल देता हूँ और इसकी 3 महीने की मजदूरी भी नहीं दूंगा। अरे मुन्ना, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? आप अचानक से मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो? अगर मैंने कोई गलती की है तो साहब आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे काम से मत निकलिए। नहीं मुन्ना, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अब जब भी मेरे पास काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। साहब, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं और मेरे घर वाले भूखा मर जाएंगे, और मैं अपने पिता के लिए दवाइयां कहां से लाऊंगा? साहब, मुझ पर रहम कीजिए। सेठ मुन्ना की एक बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। फिर मुन्ना रोता हुआ घर की तरफ निकल जाता है और घर आकर सारी बात अपनी माता और पिता को सुनाता है। बेटा परेशान मत हो, हम लोग आज बिना कुछ खाए ही सो जाएंगे। और बेटा तुम हार मत मानो, तुम कल फिर से सेठ के पास जाना हो सकता है। सेठ को हमारी हालत पर रहम आ जाए और तुम्हें काम पर रख लें। अगले दिन अरे गोरी जी, आप मेरे लिए खाना तैयार रखना, मैं जरा फसल की तरफ से घूम कर आता हूँ। ठीक है, आप सही से जाइए, तब तक मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना लेती हूँ। फिर कालू सेठ वहां से फसल की तरफ निकलता है। सेठ देखता है कि मुन्ना उसके घर के बाहर ही खड़ा है। मुन्ना, तू इतनी सुबह को यहाँ क्या कर रहा है? साहब, मैं आपके पास ही आया हूं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन साहब मुझे काम पर रख लीजिए। मुन्ना, तू तो कितना बड़ा वाला बेशरम है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी तू मेरे पास चला आता है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? साहब, मुझे शर्म तो आती है, लेकिन जब मैं अपने बूढ़े माता पिता को पानी पीकर सोता हुआ देखता हूं और अपने पिता को दर्द में देखता हूं, तो मुझे ये अपमान कुछ भी नहीं लगता। लेकिन मैं तुझे कोई काम नहीं दे सकता। अब चल भाग यहाँ से। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। सेठ मुन्ना को भला बुरा बोलकर भगा देता है, लेकिन सुबह होते ही मुन्ना फिर से काम मांगने के लिए सेठ के घर पहुंच जाता है। लेकिन हर बार की तरह सेठ मुन्ना को भला बुरा बोलकर भागा देता है। या रब, मैं तो इस मुन्ना के बच्चे से बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूं, कल सुबह होने से पहले मैं यहां से कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर चला जाता हूं, तभी मैं इस मुन्ना से अपना पीछा छुड़ा पाऊंगा। अगले दिन सुबह होने से पहले कालू और उसकी पत्नी सामान लेकर उड़ जाते हैं। इधर मुन्ना रोज की तरह फिर से सेठ के घर आता है तो देखता है, अरे आज ये क्या, सेठ के घर ताला लगा हुआ है। इसका मतलब सेठ जी कहीं बाहर गए हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ऐसा करता हूं, यही पेड़ के नीचे बैठकर सेठ जी का इंतजार करता हूं। इतना सोचकर मुन्ना पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। तभी 2 चोर सेठ के घर के पास आते हैं। ओ भाई, आज सेठ के घर में ताला है, इसका मतलब सेठ घर पर नहीं है। देखो, अच्छा मौका है। चोर जल्दी से एक पत्थर उठाता है और ताले को तोड़ने लगता है। मुन्ना उठ जाता है। अरे ये कौन है? मुझे लगता है ये तो कोई चोर है। अरे सुनो तुम पक्षी, ये क्या कर रहे हो? तुम सेठ के घर का ताला क्यों तोड़ रहे हो? अरे बुद्धू, तुझे दिखाई नहीं देता? हम लोग बहुत बड़े चोर हैं और ये ताला हम लोग चोरी करने के लिए ही तोड़ रहे हैं। चल निकल ये से। नहीं, तुम लोग भागो ये से। मुझे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा। अब दोनों चोर मुन्ना को मरने लग जाते हैं। चोर चोर, कोई मुझे बचाओ नहीं तो मुझे या चोर जान से मार डालेंगे। मुन्ना की आवाज सुनकर गांव की कई पक्षी वहां पर आ जाते हैं। तभी वह से 2 चोर उड़ जाते हैं, लेकिन बेचारा मुन्ना काफी ज्यादा घायल हो जाता है।
इधर कालू और गोरी। अरे गोरी जी, अब तो हमें यहाँ पर कई दिन गुजर चुके हैं, चलो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। ये इतना बोलकर कालू और गोरी दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो मुन्ना से छुटकारा गया है। अगले दिन लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुन्ना आज भी नहीं आया। मुन्ना तो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। चलो मैं जाकर देखता हूँ। इतना सोचकर सेठ गांव की तरफ उड़ जाता है। मिट्ठू भाई, मुन्ना आजकल कहीं डिका ही नहीं दे रहा। वो कहाँ गया है आखिर? अरे कालू सेठ जी, तुमको नहीं पता किया क्या बताऊं? आप तो मुन्ना की वजह से बर्बाद होने से बाल बाल बच गए। मैं कुछ समझा नहीं मिट्ठू, सही सही बताओ हुआ क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर मिट्ठू सारी कहानी सेठ को बताता है। ये सुनकर कालू सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कालू सेठ जी, मुन्ना बहुत नेक दिल इंसान है। अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो आज आप बर्बाद हो जाते। रहम करके आप उसे अपने पास रख लीजिए। मिट्ठू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जल्दी से मुन्ना के घर जाना है। सेठ जैसे ही मुन्ना के घर जाता है तो देखता है मुन्ना घायल हुआ लेटा होता है। मुन्ना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुमने अपनी जान की बढ़ा के बिना है मेरा धन लूटने से बचाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं सेठ जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। मुन्ना, कल से तुम मेरे यह काम पर आना और आज के बाद तुम्हारे माता पिता की दवाई का खर्चा मैं उठाऊंगा और महीने से पहले तुम्हारी तनख्वाह तुमको दूंगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन बिताना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।